आप देख रहे हैं कल का बाजार। और सबसे पहले तो आज के सेशन की बात करें तो एक वॉलेटाइल सेशन था, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि आखिरी घंटे में बाजार में एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। इंट्राडे में हालांकि लगातार 13वें दिन निफ्टी ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। निफ्टी बैंक में पहली बार 32,500 के पार बंद हुआ। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद सेंसेक्स और मिड कैप्स ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्के होते हुए दिखे। साथ ही बैंकिंग, ऑटो, टेलीकॉम शेयरों में भी अच्छी खरीदारी हुई। तेल, गैस, पावर, आईटी शेयरों में तेजी दिखी। हालांकि फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों पर दबाव देखने को मिला। साथ ही छोटे मझोले स्टॉक्स में मुनाफा वसूली आज के सेशन में रही। हालांकि निफ्टी के 50 में से 26 शेयर्स तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक के 12 में से 6 शेयरों में बढ़त देखने को मिली है। मिड कैप्स हालांकि रिकॉर्ड हाईस छूने के बाद थोड़ा हल्के हुए ऊपरी स्तरों से। इंटरेस्टिंग ये है कि एफआईज की ओर से बाइंग कंटिन्यू हुई है आज भी, और खरीदारी एफआईज ने कैश मार्केट में की है लगभग 1880 करोड़ की। डीआईज ने हालांकि मुनाफा समेटा 2370 करोड़ का। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए सजदानंद उतेकर बने हुए हैं। उनसे आपकी क्वेरीज पर तो राय लेंगे ही, साथ ही कल की एक स्ट्रैटेजी भी लेंगे। क्वेरीज लेने से पहले आपको बता दें कि ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। समय कम होता है बट कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करने की। सजदानंद नमस्कार। पहले तो क्विक कमेंट कल के लिए क्या व्यू है? गुड इवनिंग दीपाली जी। दीपाली जी, जिस तरीके से मार्केट की परफॉर्मेंस है पिछले 13 दिनों से, यहाँ पर एक हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस अच्छी तरह मेंटेन्ड है। एंड आज के सत्र में भी वापस हमने यही ऑब्जर्व किया है कि जो इसका 5-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो लगभग 14,430 के आसपास प्लेस्ड है, वहीं पर जाके कहीं पे मार्केट ने वापस सपोर्ट लिया है एंड वहीं से एक अच्छी रिबाउंड हुई। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। जब तक 14,440 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती, आई थिंक तब तक बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति ही कंटिन्यू होनी चाहिए। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है कि 14,660 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल के सत्र के लिए। अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है तो मुझे लग रहा है 15,000 तक की अपमूव अगले कुछ दिनों में आ सकती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है रणनीति वही रखनी चाहिए, डिक्लाइंस के लिए वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना है एंड 14,440 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स में बने रहना है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है, लेवल्स भी आपको बताए हैं। क्विकली अब कॉलर्स को करते हैं शामिल, और पहला सवाल पूछने के लिए रवि हमारे साथ सहारनपुर से। रवि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? या कांग्रेट्स ऑन 16th एनिवर्सरी फर्स्ट। इनफैक्ट व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने जी शुक्रिया रवि। बताइए आपने कौन सा स्टॉक लिया हुआ है? मेरे पास आईडीबीआई बैंक है 900 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 34। ओके, तो आपके पास आईडीबीआई बैंक के 900 शेयर है, 34 रुपए की आपकी खरीदारी, 31 रुपए के आसपास ये बंद हुआ है, तो आपको नुकसान हो रहा है 2.5 रुपए के आसपास का। बताइए सजदानंद, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए आईडीबीआई बैंक में? देखिए, आईडीबीआई क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर रहा है। जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर प्राइस डेवलपमेंट है, कोई इंकरेजिंग नहीं है। इनफैक्ट इतने बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद थोड़ी सी उछाल आई थी कल के सत्र में, बट यहाँ पर फॉलो थ्रू एक्शन नहीं आई है। तो क्लियरली स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर उनको थोड़ी सी भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिल जाती है तो स्टॉक को अवॉइड कीजिए। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अगर 30 का लेवल वापस टूट जाता है तो नीचे जो इसके ऑल टाइम लोज थे अराउंड 17-17.5 के आसपास, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल वापस रिविजिट होने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एग्जिट की रणनीति होगी। अगर बाउंस बैक मिल जाता है, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका है तो निकल जाइए। ठीक है, दीपेंद्र हमारे साथ भावनगर गुजरात से बातचीत करने के लिए। दीपेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार दीपाली जी, मैंने ना बजाज फाइनेंस के ना 30 शेयर लिए हैं 5,137 के। ठीक है, और आपका व्यू क्या है? ये आपने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लिया है या फिर थोड़े समय के लिए खरीदारी की थी? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, तो इसके बारे में आप अपनी राय मुझे बताइए। शॉर्ट टर्म करना चाहिए, मुझे सेल करना चाहिए या? बिल्कुल आपको बताएंगे। बजाज फाइनेंस, देखिए सजदानंद, क्वालिटी के हिसाब से तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन बस इन्होंने ऊपरी स्तरों पर ये खरीद लिया है और एक लगातार मूव देने के बाद थोड़ा सा मुनाफा वसूली इसमें हमने हावी होते हुए देखी है। शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, थोड़ा व्यू बढ़ा ले, इन्वेस्टेड रहे या कोई और सजेशन रहेगा? देखिए, ट्रेंड के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से कोई तकलीफ नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी तक स्ट्रक्चर रहा है, मुझे लग रहा है कि अराउंड 5180 एक इंटरमीडिएट स्विंग लेवल होगा, जहां पर उनको अपनी पोजीशन वापस एक बार रीवैल्यूएट करनी चाहिए। बट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है। जब तक 4840 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस मेंटेन्ड है, मुझे लग रहा है वहां तब तक स्टॉक में जो एक बड़ी
स्केल पे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है या बुलिश सीक्वेंस है वो इंटैक्ट होनी चाहिए। आगे जाके अगर मार्केट और भी यहाँ से तेजी दिखाता है तो मुझे लग रहा है 5700 5760 तक भी ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो अगर इनके पास समय है तो 5700 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए, 4840 का लगाइए स्टॉप लॉस। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। 4840 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एक सवाल हमें फेसबुक के जरिए आ रहा है, इनफैक्ट विपिन प्रजापति ने सवाल भेजा है जो कि रेगुलर हमारे फेसबुक के व्यूअर हैं। अहमदाबाद से इन्होंने सवाल भेजा है, शैलेट होटल पर 187 के प्राइस पर 450 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सजेशन दीजिए, क्या करना चाहिए इनको? 7 रुपए नीचे इनकी खरीदारी से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या करें? क्योंकि शार्लेट आई थिंक 180 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसमें मूवमेंट हो रही है। बट जिस तरीके से क्लोजिंग होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट क्लोजिंग होनी चाहिए मोमेंटम के लिए, मुझे लग रहा है वो अभी तक अवेटेड है। सो फिलहाल तो प्राइस में कोई ऐसे बड़ा डिस्टॉर्शन नहीं है, तो फिलहाल तो होल्ड करने की सलाह होगी 170 के स्टॉप लॉस के साथ। 188 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर वो निकल जाता है तो लगभग 200-220 के पहले बड़ा स्विंग नहीं है। तो मुझे लग रहा है 188 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो रीवैल्यूएट कीजिए। फिलहाल तो जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है उसमें बने रहिए 172 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अगला सवाल पूछने के लिए दीपक ने हमें एसएमएस भेजा है। 2 शेयर्स हैं इनके पास, एक तो बंधन बैंक है 240 की बाइंग है, और जेंसर टेक में इन्होंने 102 के भाव पर शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्योंकि बंधन बैंक में तो अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है। दोनों ही स्टॉक्स पर बताइए, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें, बंधन बैंक और जेंसर टेक? बंधन बैंक पे तो क्लियरली मुझे लग रहा है मुनाफा वसूल कर देना चाहिए, क्योंकि एक काफी बड़े आउट परफॉर्मेंस के बाद एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ है अराउंड 420 425 के आसपास। जो स्विंग्स बने हैं वो काफी रैपिडली बने, एंड ये स्विंग्स लगने के बाद जो डिक्लाइन हुई है वो भी काफी स्विफ्ट है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर यहाँ पर एक कन्फर्मेशन आ रहा है कि नियर टर्म जो स्विंग्स की वजह से जो अपमूव आनी थी वो हो चुकी है। तो क्लियरली वहां पर तो एग्जिट की ही सलाह होगी। जेंसर टेक्नोलॉजी की बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी ट्रेंड बेटर है। जिस तरीके से अभी तक स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर इनको बने रहना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिप्लॉय करना है 210 के आसपास का। वीकली बेसिस पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, तो जब तक ये पर्टिकुलर लेवल होल्ड है मुझे लग रहा है बने रहना चाहिए। अगर ब्रेकआउट हो जाता है इमीडिएट बेसिस पे 440 240 के ऊपर, तो एक ही मुनाफा उनको बन सकता है। तो क्लियरली यहाँ पर होल्ड की सलाह होगी। ठीक है, अगले कॉलर अक्षय हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अक्षय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 16 साल जो पूरे किए हैं आपने सीएनबीसी पे। और जो मेरी क्वेरी है वो ऐसे है कि जैसे मैंने टाटा मोटर्स का लिए थे 100 शेयर, तो एवरेज प्राइस मेरा जो था 161 था, तो इस वक्त जो उसका स्टॉक प्राइस है 242 चल रहा है। तो अब मैं उसको सेल करूं या होल्ड करूं, और अगर और इसमें अपने कुछ नए शेयर्स अगर ऐड कर सकता हूं कि नहीं, वो जानना है मुझे। व्यू इनका लॉन्ग टर्म है, क्या करना चाहिए? मुनाफा अच्छा हो रहा है, लेकिन 240 के भाव पर और टाटा मोटर्स के शेयर लेने हैं या फिर नहीं, और एग्जिस्टिंग पोजीशन में क्या करना है? देखिए, अगर लॉन्गर टर्म चार्ट देखें तो काफी अच्छा रिवाइवल इस स्टॉक में आया है। बट अगर हम इमीडिएट बेसिस का डेटा देखें तो वहां पर कहीं जाकर एक काफी एक्सट्रीम ओवरबॉट सिचुएशन आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है इनकी जो एंट्री थी वो काफी बेहतरीन लेवल पे थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा वसूलने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लग रहा है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी चाहिए बैलेंस पोजीशंस के लिए 220 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड थोड़ा सा मुनाफा मुझे लग रहा है वसूल कर लेना चाहिए। अगर यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है और वापस अगर अपमूव आती है तो लगभग अराउंड 275 280 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लार्जर डिग्री पे पैटर्न फॉर्म हो चुका है, तो क्लियरली अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा एग्जॉशन नजर आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है। तो 270 के लिए मुझे लग रहा है होल्ड करना चाहिए 220 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, केतन पटेल ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर इनका सवाल है, 500 शेयर 87 के प्राइस पर इन्होंने खरीदे हुए हैं, और रियल्टी स्टॉक्स में पिछले 1 महीने के दौरान काफी अच्छा मूव हमने देखा भी है, और आई भी रियल भी पिछले 1 महीने में 20-30% चला भी है। हालांकि इनकी जो खरीदारी है वो ऊपर के लेवल्स की है, तो नुकसान इनको हो रहा है, क्या करना चाहिए?
देखिए यहाँ पर पिछले 4 दिनों से तो कंसोलिडेशन ही हुआ है। इनफैक्ट एक काफी अहम लेवल है अराउंड 79-80 के आसपास का। वहां पर मुझे लग रहा है कि अगर वो ब्रेच हो जाता है तो कहीं जाकर डिस्टॉर्शन होगा इस नियर टर्म बुलिश सीक्वेंस का। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फिलहाल तो 79-50 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह होगी। ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 90 के आसपास का अगर स्विंग बन जाता है तो एक पैटर्न डेवलप हो जाता है जिसे हम राइजिंग थ्री काइंड ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। वो एक बुलिश सीक्वेंस पैटर्न है जिसके वजह से मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक्सटेंडेड मूव आ सकती है अराउंड 100-105 के आसपास की। तो फिलहाल तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है थोड़ा सा कंसोलिडेशन है एक हेल्दी अप मूव के बाद, तो 79 के स्टॉप लॉस के साथ तो मुझे लग रहा है बने रहना चाहिए। इवैल्यूएशन पॉइंट होगा 90 के आसपास 105 के टारगेट के लिए। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। 105 के टारगेट्स के लिए पोजीशन को रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। प्रमोद है हमारे साथ फोन लाइन पर नागपुर से। प्रमोद जी गुड इवनिंग, सवाल बताइए। हाँ सर, मैंने एफडीसी फार्मा का 100 शेयर 340 के रेट से 5 महीना पहले बाय किया हुआ है और काफी दिनों से शेयर दबाव में चल रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि मैं बने रहूं या एग्जिट करूं इसमें से। क्या करना चाहिए एफडीसी में इनको? 342 की खरीदारी है, 324 पर बंद हुआ है, क्या करें आप? देखिए ये एक हाई बीटा शेयर नहीं है, ये काफी टाइम लेता है, एक अच्छे कंसोलिडेशन में गया है स्टॉक। जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंसिस्टेंटली ट्रेंड कर रहा है, मुझे लग रहा है थोड़े समय के लिए और भी कंसोलिडेशन हो सकता है, पर स्ट्रक्चर के लिहाज से बिल्कुल वीक नहीं है। इनफैक्ट मेरी सलाह होगी कि 310 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, उनको ये मेंटेन करना चाहिए स्टॉप लॉस एंड पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। जैसे ही थोड़ा सी रिवाइवल हो जाती है, एक मोमेंटम बन जाता है 340-45 के आसपास, मुझे लग रहा है वहां पर एक ब्रेकआउट जोन है जिसके वजह से 400-405 के जो पेंडिंग टारगेट्स है मुझे लग रहा है वहां पर कहीं तो स्विंग हो सकते हैं। तो थोड़ा सा समय उनको देना चाहिए। मुझे लग रहा है 6 महीने के अवधि से 310 के स्टॉप लॉस के साथ उनको पोजीशन अपनी मॉनिटर करनी चाहिए। यहाँ पर एग्जिट नहीं करनी है, होल्ड करनी है पोजीशन। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ सत्या हैं लखनऊ से। सत्या जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास वेक्टर प्लस का शेयर है 2500, 25,000 शेयर है 503 के प्राइस पे। अच्छा, 530 की आपकी बाइंग है, तो आपको नुकसान हो रहा है क्योंकि आज ही ये 530 के आसपास बंद हुआ है और लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक सबसे लोवेस्ट लेवल है। हालांकि चार्ट्स के जरिए तो इस स्टॉक पर कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि 24 दिसंबर को ये लिस्ट हुआ था 74% प्रीमियम पर, 501 पर शायद इस स्टॉक की लिस्टिंग थी। तो उसके बाद इसने कांस्टेंट रनअप दिखाया था, अगले 3-4 दिनों में 630 के आसपास के हाइस भी लगाए थे। सजदानंद, चार्ट्स तो आई एम श्योर रीड करना मुश्किल है इतने कम दिनों के, बट फिर भी कुछ कॉमेंट आप इनको करना चाहेंगे क्योंकि नुकसान में है इनकी पोजिशन। देखिए वाया ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर एक इवैल्यूएशन नहीं कर सकते क्योंकि ज्यादा डेटा हमारे पास नहीं है। बट जिस तरीके से ये एक पर्टिकुलर कंपनी रही है, जिस तरीके से इसकी वैल्यूएशन है, मुझे लग रहा है एक अच्छे बेस इफेक्ट के आसपास, बेस प्राइस के आसपास वापस एस्केलेट हो रही है। अगर थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है तो मुझे लग रहा है अराउंड 420 से 415 एक अच्छा जोन होगा जहां पर स्टॉक को थोड़ा सा और अक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छे मुनाफा वसूली के बाद प्राइस थोड़ी सी स्टेबल हो रही है। तो क्लियरली मुझे लग रहा है थोड़े से डिक्लाइंस और आ सकते हैं, बट उसमें अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। मेजर लेवल्स में दे नहीं पाऊंगा, बट जिस तरीके से फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे जो डेटा है 465 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा मोमेंटम के लिहाज से। अगर वो पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है तो एक बार वापस स्विंग होना चाहिए स्टॉक अराउंड 540 के आसपास। ठीक है, अगला सवाल बॉबी ने भेजा है केरला से। वोडाफोन आइडिया पर इनका सवाल है। 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं सजदानंद, और जिनका खरीदारी का भाव है 12 रुपए 80 पैसे का है। क्या करना चाहिए? 12.5 रुपए के आसपास, 12.25 रुपए पर इनफैक्ट बंद हुआ है, तो इनके भाव से नीचे ये स्टॉक 55 पैसे। क्या करें अब? देखिए हाल फिलहाल में वापस थोड़ा सा लाइमलाइट में आया है स्टॉक। इनफैक्ट एक अच्छे रिबाउंड के बाद एक अच्छा कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसे हम फ्लैग फॉर्मेशन बोलते हैं। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जिसका स्विंग 11 रुपए के आसपास है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर इनकी शॉर्ट टर्म की भी पोजीशन होगी तो स्टॉप लॉस उनको वहीं पर लगाना चाहिए। ऑन द हायर साइड एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है 13.5 के आसपास, अगर वो पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है
तो एक काफी बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन आ जाएगा, जिसके प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 20-21 के आसपास के है। तो मुझे लग रहा है अगर इनका लंबे नजरिए का ये स्टॉक है तो मुझे लग रहा है वहां पर होल्ड की सलाह होगी। अगर आप इनका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो डेफिनेटली 11 का एटलीस्ट वो स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड पोजीशन को 13.5-14 के आसपास एक बार रिव्यू करें। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। 11 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए अपने इस पोजीशन में। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्पेशल मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना। जब हम अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर सिग्नेचर करते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को आंकते हैं और उसके बाद ही हम उस पर साइन करते हैं। उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए किसी भी डॉक्यूमेंट को तब साइन करें जब आप उसको अच्छे से रीड कर लें। ये उतना ही जरूरी है जितना एक अच्छे स्टॉक का चुनाव करना जरूरी है। आप क्या कहेंगे सिद्धानंद इस मुद्दे पर? वेल एब्सोल्युटली दीपाली, इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको थरली पढ़ना चाहिए एंड उसके बाद ही सिग्नेचर्स या अफर्मेशन करना चाहिए। थोड़ी भी अगर हम लापरवाही करेंगे तो एक काफी बड़ा नुकसान झेल सकते हैं इन द फ्यूचर। तो डेफिनेटली यहाँ पर अवेयर रहना चाहिए। इग्नोरेंस का कॉस्ट काफी बड़ा हो सकता है अपने पोर्टफोलियो पे। तो डेफिनेटली ड्यू डिलिजेंस रखे, जो डॉक्यूमेंट्स है उनको थॉरली पढ़े एंड उसके बाद ही सिग्नेचर कीजिए। जी, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, वापस लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज जो करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। देख रहे हैं कल का बाजार और आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सिद्धानंद उत्तेकर हमारे साथ बने हुए हैं। फेसबुक के जरिए भाविक टैंक ने एक सवाल भेजा है। जीआईसी इंश्योरेंस पर 500 शेयर्स हैं, परचेजिंग प्राइस है 145 का, बताइए। देखिए, जीआईसी लाइफ इंश्योरेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है अराउंड 140 तक ये पर्टिकुलर स्विंग एक्सटेंड होना चाहिए। थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन में जरूर है स्टॉक, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर 115 के स्टॉप लॉस के साथ हमको अपनी पोजीशन बनाए रखनी चाहिए 140 के फाइनल टारगेट के लिए। ठीक है, अगले कॉलर सतीश है हमारे साथ सूरत गुजरात से। सतीश जी नमस्कार, बताइए सवाल। यूको बैंक के 14.45 के 2013, तो उसका टारगेट प्राइस क्या रखूं सर? यूको बैंक पर क्या सजेशन रहेगा? 14.5 रुपए की बाइंग है, 13 रुपए के आसपास बंद हुआ है, नीचे इनके खरीदारी के भाव से। दीपाली जी, मुझे लग रहा है पहले तो इनको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए स्ट्रिक्टली 12 रुपए के आसपास। अगर ये टूट जाता है तो डेफिनेटली हम उनको होप पे रहना नहीं चाहिए। ऑन द हायर साइड 14 साढ़े 14 के आसपास तो एक रेजिस्टेंस है, वहां पर इवैल्यूएट करने की सलाह होगी, जो लगभग इनके कॉस्ट के नजदीकी है। इमीडिएट बेसिस पे ऐसे कोई बड़ा बदलाव नहीं नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है एक लो क्वालिटी का स्टॉक है। अगर उछाल आता भी है तो 16.5 के आसपास ही अटक जाना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पर थोड़ा प्रोटेक्टिव रहना चाहिए। 12 का स्टॉप लॉस में लगाने की सलाह दूंगा एंड 14.5 के आसपास रीवैल्यूएट करने की सलाह दूंगा। गौरव है अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर तेलंगाना से। गौरव नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैंने 2 शेयर्स खरीदा है। वन इज GOCL कॉर्प 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 184 रुपीज 75 पैसा, एंड द सेकंड वन इज आदित्य बिरला फैशंस रिटेल लिमिटेड 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 163। आपने पहला स्टॉक कौन सा बताया आदित्य बिरला फैशन के अलावा? GOCL कॉर्प। और यहाँ आपका परचेजिंग प्राइस क्या है? 184 रुपीज 75 पैसा। 174, ठीक है। GOCL कॉर्पोरेशन 210 के आसपास बंद हुआ है। इलिक्विड स्टॉक है, वॉल्यूम्स नहीं होते हैं इसमें। ऑयल मार्केटिंग स्पेस की कंपनी है। इस पर आप कमेंट्स चाहिए, और दूसरा आदित्य बिरला फैशन, दोनों पर क्या सलाह रहेगी सज्जानंद? देखिए, GOCL जैसे आपने पॉइंट आउट किया, यहाँ पर वॉल्यूम्स काफी थिन है, तो प्राइस इफेक्ट काफी इरेटिक हो सकता है। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो 222 के आसपास एक हर्डल बना था, एक स्विंग बना था, उसी के आसपास लेटेस्ट स्विंग भी एस्टेब्लिश हुआ है। तो मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस के लिहाज से ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है अराउंड 265 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए।
एक अच्छा कंसोलिडेशन जरूर हुआ है स्टॉक में, तो ऑन अ क्लोजिंग बेसिस उनको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी 192 का। एंड जिस तरीके से आदित्य बिरला फैशन का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली उनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ये काफी अच्छे ट्रेंड में रहा है स्टॉक। फिलहाल तो जो उनकी कॉस्ट है 163 के आसपास, मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर लेना चाहिए 170 के आसपास। इन द मनी स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए एंड पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए 220 210 के आसपास। ठीक है, विशाल है अगले कॉलर हमारे साथ नागपुर महाराष्ट्र से। विशाल जी नमस्कार, बताइए सवाल। नागपुर नहीं, मैं कराड़ महाराष्ट्र से हूँ। नमस्कार जी। हेलो हेलो, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? हाँ, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के 9,000 शेयर्स है। ओके, और खरीदारी का भाव क्या है? भाव मेरा 65 रुपया 45 पैसे है। और अभी आगे जाकर स्टॉक में क्या करना और चाहिए? क्वांटिटी 9,000 शेयर्स है आपके पास। ठीक है। सजदानंद, बैंक ऑफ बड़ौदा 65 रुपए की खरीदारी 75 पर ट्रेड हो रहा है, तो 10 रुपए ऊपर इनके खरीदारी के भाव से क्या सजेशन रहेगा? पहली बात तो उनकी एंट्री काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने एंटर किया है स्टॉक में, तो डेफिनेटली यहाँ पर अपना प्रॉफिट उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो स्टॉप लॉस उनको क्लियरली लगाना है 70 के आसपास। ये स्टॉक में पिछले 2-3 दिनों से अच्छा मोमेंटम है। ओवरऑल अगर हम लॉन्गर स्ट्रक्चर देखे या ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखे, तो कहीं जाकर 83-85 के आसपास एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो उसी को एक टारगेट के लिहाज से देखना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पर कोई ऐसे इंटरेस्टिंग पैटर्न नहीं है जो इस टारगेट्स के ऊपर के लेवल्स सजेस्ट करे, तो फिलहाल तो होल्ड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस को आप थोड़ा सा अच्छी तरह इन द मनी रखिए 70 के आसपास एंड 83 के आसपास अगर स्टॉक पहुंच जाता है 1 से 2 दिनों में, तो वहां पर रिव्यू कीजिए। अगली कॉलर अपर्णा है हमारे साथ बातचीत करने के लिए फरीदाबाद से। अपर्णा जी नमस्कार। मैम, मेरे पास BHEL के 1,000 शेयर्स हैं 40 रुपए के रेट पे। ये मैंने आज ही परचेज करे हैं और मेरा 15 दिन का पर्सपेक्टिव है, तो इसके बारे में बताइए। 15 डेज का व्यू है इनका, 40 रुपए की बाइंग है, क्या करना चाहिए सजदानंद? देखिए क्लियरली स्ट्रक्चर बुलिश ही है। इनफैक्ट आज के सत्र में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक में, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि टारगेट्स लगभग अराउंड 46-47 के आसपास के होने चाहिए। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि होल्ड करनी चाहिए पोजीशन 38-50 के स्टॉप लॉस के साथ। एक फेसबुक के जरिए टिप्स इंडस्ट्रीज पर सवाल आया है। 359 पर यह स्टॉक बंद हुआ है और इनका खरीदारी का भाव है 450 का, 55 शेयर्स है, 100 रुपए नीचे इनके बाइंग से। अगेन लिक्विड स्टॉक जहां पर वॉल्यूम्स कम होते हैं, क्या करें अब ये? देखिए वीकली चार्ट्स पे जो फॉर्मेशन है वो काफी नेगेटिव है, तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर उछाल मिल जाता है तो एग्जिट की ही सलाह होगी। यहाँ पर भी वॉल्यूम्स काफी थिन है, तो ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। जिस तरीके से यहाँ पर मुनाफा वसूली हुई थी 470 लेवल्स के स्विंग्स बनाने के बाद, तो डेफिनेटली अगर यहाँ से थोड़ा सा भी उछाल मिल जाता है 375-380 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए एग्जिट करने के लिए। अगला सवाल फेसबुक के जरिए आदिल ने भेजा है। सवाल है इनका सजदान आरती ड्रग्स पर। इस स्टॉक के एक बार चार्ट्स देखिए और इनको सजेशन दीजिए कि क्या स्ट्रैटेजी इनकी होनी चाहिए। आरती ड्रग्स में ये इन्वेस्टेड है, पोजीशन इन्होंने बनाई हुई है 740 के प्राइस पर, 706 पर बंद हुआ है। देखिए प्राइस स्ट्रक्चर में कोई बड़ा नेगेटिव फैक्टर नहीं है। इनफैक्ट अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो लगभग अप्रैल में जो बॉटम बनाया था वहां से एक वर्टिकल रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में आई थी एंड पिछले 4 महीनों का डेटा देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक हेल्दी कंसोलिडेशन ही इंडिकेट कर रहा है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दिया हुआ है, उसके ऊपर की प्राइस मूवमेंट है, मुझे लग रहा है यहाँ पर अक्यूमुलेट करने की ही सलाह होगी। लगभग 610 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है अगर थोड़ी सी डिक्लाइन हो जाती है तो अक्यूमुलेट करना चाहिए काउंटर 900 के इवेंचुअल टारगेट के लिए। ठीक है,
तो होल्ड करने की सलाह है। 900 प्लस के टारगेट्स के लिए बने रहिए। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। शुक्रिया आशीष दानन आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।